तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन से हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। तो आज मैं आपके लिए अध्याय 4 लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का। ठीक है, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 लेके आया हूँ जो कि प्रश्न बैंक से लिया गया है। ठीक है, और प्रश्न बैंक से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका 80 नंबर का बनेगा ना, प्रश्न बैंक से ही बनेगा। तो जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप करते रहना। आपका गारंटी से आपको 80 में से 75 ला के दे दूंगा मैं यहाँ पे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा पहले से, तो आपका गारंटी है कि 80 में से 80 आप ला सकते हैं इसमें से। बाकी यहाँ पे आप अगर 20 में से अगर 20 ले आए तो 100 मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे 15 ले आए तो आपको कितना मिल जाएगा, 95 तो मिल ही जाएगा। फाइनली है कि 90 प्लस तो बन ही जाएगा, जो मैं सोच रहा था कि 90 प्लस आपको बनवाना है हर सब्जेक्ट। तो इसमें से बता देता हूँ आपको कि अध्याय 4 रहेगा ये। ठीक है, नाम रहेगा आपका कृषि। ठीक है, तो इसमें से 3 अंक का पूछा जाएगा। तो 2 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में एक लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 अंक का। ठीक है, तो आपके 3 अंक कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्यों लेकर चलता हूँ और उनका आंसर्स पे साथ में बताता रहूँगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल के लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागाती कृषि का इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल गेहूँ, जो कैसे उगती है, रबी का मतलब होता है अपना सूर्य। ठीक है, जो लगभग सितंबर और अक्टूबर से स्टार्ट होती है, अक्टूबर से, और लगभग मार्च तक एंड हो जाती है। अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है, मार्च तक एंड हो जाती है। ओके, तो चलते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फलीदार है गेहूँ, चना, मक्का की दाल फलीदार होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब बीज होते हैं। चना का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, मक्का का बीज होता है, लेकिन दाल में बीज होता है लेकिन फलीदार होती है। जैसे मटर की बात करें, मटर फल है, फलीदार है, और तो मटर में बीज आते हैं। ठीक है, दाल बनती है उससे। आगे है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। लगभग कितनी, 1/4, 3/3। इसमें से आपका आंसर आ जाएगा खा, 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब ऐसे लिखते हैं, 2/3 2/3 लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्या, चावल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला चावल है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्या है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन उगाया जाता है, जो प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति करता है। अगर आप थोड़े दुबले पतले हैं तो खा सकते हैं चने के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्यासत्य की हम बात कर लेते हैं कि रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है। क्या सही बात है, रोपण के द्वारा? बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर सही हो गया। आगे है कि वर्ष 2015 में आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक था। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आपके दोनों आंसर क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें। क्या सही बात है, बिल्कुल रेशेदारी फसलें ये कपास, जूट। और आगे चौथे की बात करते हैं कि भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक, आगे की चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और मतलब नम वाला पाला बोलते हैं उसको, पाला। ठीक है, नम पाला रहित जलवायु की अवस्था होती है, मतलब जिसमें थोड़ा सा पानी वानी भी हो, हर चीज़ हो। तो क्या सही बात है, बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका सही हो गया। चलिए अब एक शब्द के ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है। तो भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है और भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। आपने पढ़ा होगा पहले, आपने सुना भी होगा ये चीज़। आगे है कि देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं पश्चिम बंगाल में, 2 या 3। ठीक है, पश्चिम बंगाल, माफ़ी चाहूँगा, क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल बेस्ट है। आगे भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। जूट बोया जाता है इसमें सबसे उत्पादन, ये भी क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे है कि चौथा है कि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। भूमि पर ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा हो ना, वहाँ पे किस प्रकार की खेती की सकती है। तो चौथे का आपका है गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं, उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी बोई जाती है। मतलब उत्तर भारत में तो खरीफ बोला जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में उसे रबी बोला जाता है। तो उसका आंसर हो गया तिल। तिल आपका आंसर हो गया। आंसर ये क्या है, तिल। ठीक है, तिलहन जिसको हम बोलते हैं, तिल्ली, जिसके वो बनाए जाते हैं लड्डू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, जो 33 शब्दों में आपको देना है उसके 2 अंक रहेंगे। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं PDF जब मैं बताऊंगा उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका पहला आंसर क्या रहा कि गहन जीविका कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखी हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि पहला है कि वर्ष भर में 1 से अधिक फसलें प्राप्त की जा सकती हैं, पहला है। दूसरा विशेषता है ये लक्षण भी हो सकते हैं, विशेषता भी सेम हो सकती हैं। आप खुद चेक कर सकते हो। विशेषता मतलब एक अच्छाई, ठीक है। तो हम एक साल में 2 बार कर सकते हैं, इसका मतलब 2 बार फसल कर सकते हैं, इसका मतलब ये विशेषता भी हुई, ठीक है। आगे अच्छे बीजों का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन होता है, ये विशेषता हुई। और गहनता में वृद्धि होती है, बढ़ावा होता है। जैसे 1 बीघा में कितना निकल रहा है आपका, 3 कुंटल निकल रहा है। अगर अपन थोड़े से और मैथ कर लें, जैसे अच्छे बीज और यूरिया और ये जो भी खाद वाद देते हैं, तो लगभग 5 निकल सकता है। ये एवरेज है, मतलब एवरेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। तो उससे ज़्यादा भी निकल सकता है। आगे कृषि में यंत्रों के प्रयोग से कृषि संबंधी अनेक कार्यों को शीघ्रता से किया जा सकता है, जल्दी करके काम खत्म करते अपना, बहुत टाइम नहीं लेते, इसलिए ये इसकी विशेषता होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, देख लेते हैं। चलिए, तो ये आपका आंसर है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट बना के, कि इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना है आपको, पॉइंट में, ठीक है। 2 लिखना है आपको। आदिम औजार तथा परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है, ये लिख सकते हैं आप, पहला नॉर्मल चीज़ है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और ज़मीन की प्रकृति और उर्वरकता पर निर्भर होती है, ये भी लिख सकते हैं आप, दूसरा। और ऐसी खेती में किसी स्थान विशेष की जलवायु के अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है, ये आप तीसरा लिख सकते हैं। या फिर अगर इसको नहीं लिखना है तो ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं हम वाणिज्यिक पे। वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखी। चलिए आंसर दे देता हूँ। तो ये आपका आंसर रहा। पहला कह सकते हो, व्यावसायिक खेती की मुख्य विशेषता उच्च उत्पादक प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक की उच्च मात्रा की आधुनिक जानकारी का उपयोग, पहला, ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, 2 ही करना है अपने को। यहाँ पे ये तीसरा दिया हुआ है, तीसरे की जगह पे आप 2 कर लें, ठीक है। आगे है कि वृक्षारोपण भी एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है, जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जा सकती है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, विशेषता होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आते हैं हम कि रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखी। चलिए आंसर बता देता हूँ। हमने यहाँ पे 5 विशेषताएं ले ली, आप इसमें से कोई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फसल में एक स्वस्थ सुधार होता है, पहला। दूसरा है कि इस कृषि क्षेत्र का विवरण विस्तृत होता है, फैलावा बहुत होता है, अच्छी फसल होती है। आगे है, इस कृषि में प्रबंधन का वैज्ञानिक प्रबंध करेंगे, मतलब करते हैं, मतलब एक टेक्निकल अच्छी टेक्निक से बोते हैं, सब चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा डेवलपमेंट होता है। एवं डेवलपमेंट करने वाले ट्रैक्स के द्वारा सुचारू रूप से हानिकारक है, मतलब जो डेवलप करते हैं ना, वो हानिकारक नहीं होते, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। ये थोड़ा सा क्या है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। आगे की कृषि के विकास पर आधारित है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन सा कर लिख सकते हैं हम। पहला ये लिखना है, दूसरा ये और तीसरा ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये एक साथ है, ये 4 दे दिए ना उन्होंने, वो एक साथ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपका जाता है लास्ट वाला कि रबी तथा खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए, देख लेते हैं आंसर। मैंने यहाँ में 3 ले लिए हैं, आप 2 लिख सकते हैं उसमें से ढूंढ के, ओके। चलिए, तो आपका आंसर ये रहा, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। पहला है कि यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है, ठीक है, पर यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। दूसरा है, इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और गेहूँ, मूंगफली है। लेकिन रबी में क्या क्या आता है इसकी में है कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने वाले बीज आदि हैं, ठीक है। तीसरा है कि इन फसलों के पकने में कम समय लगता है, लेकिन इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है, मार्च में जाके एंड होती है, मार्च और अप्रैल में होती हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन एक है मानसून के पहले गर्मियों में स्टार्ट होती हैं, और आगमन में शुरू हो जाती है, माफ़ी चाहूँगा, ये बरसात में शुरू होती है, ठीक है। बरसात जो स्टार्ट हो जाती है ना, बरसात स्टार्ट होती हैं, और बरसात के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपने मान के चलो जुलाई स्टार्ट हुई, जुलाई से स्टार्ट हुई बरसात, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा जल्दी वो बोला गया कि कम समय होता है। चलिए, तो आपका आंसर ये खत्म होते हैं, चौथा अध्याय कंप्लीट होता है, 5वां अध्याय मैं कल लेके आऊँगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ अब तक पहुँचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। और हमेशा रिक्वेस्ट एक रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जब भी आप वीडियो को देखें, साथ में लाइक भी कर दें। चलिए, मिलता हूँ।